नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप गुप्ता जी, आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस चेयरमैन। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। काफ़ी एक अंतराल के बाद आपसे बात हो रही है। बीच में आप दिल्ली एक कार्यक्रम में आए थे, तब आपसे बात हुई थी। अब जिस तरह से बाज़ार में पिछले कुछ समय में पहले हमने देखा कि नीचे लगभग 15,200 से एकदम से तीखी एक तरफ़ा चाल चली, लगभग 18,000 तक पहुँच गए 15,200 से। उसके बाद फिर कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जैसे बाज़ार ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना चाहता है, ऊपर भी नहीं जाना चाहता है, लेकिन इसके बीच में बहुत शार्प तरीके से किसी दिन 200 पॉइंट नीचे निफ्टी, फिर 400 पॉइंट ऊपर, फिर आज 200 नीचे। ये चल क्या रहा है अभी बाज़ार में? नमस्कार राजीव जी और निवेश मंथन के सभी निवेशकों का मेरा नमस्कार एंड शुभकामनाएं। राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से हम बाजार को देख रहे हैं, देखिए, हमेशा से मैं बोलता है और वापस सेम, शायद फ्रॉम ए रिपीटेशन पॉइंट ऑफ व्यू बोलूंगा कि ये बाजार दो तरीके से चलता है। हमेशा लंबे समय में फंडामेंटल पे चलता है और शॉर्ट समय में वेरियस डिफरेंट न्यूज और इवेंट्स और सेंटिमेंट पे चलता है। तो अभी जो भी सेंटिमेंट है, आप ये देखिए, बाजार बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है, बट एक रेंज बाउंड एरिया में घूम रहा है। उसका रीजन यही है कि जब कभी भी हमारे पास कुछ एक सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ एक न्यूज पॉजिटिव होती है, तो मार्केट एक तरफा चलता है। और जैसे ही सेंटिमेंट्स या न्यूज थोड़ी सी नेगेटिव होती है या कुछ न्यूज थोड़ा सा एडवर्स आनी शुरू होती है, तो मार्केट एक बार रिएक्ट करता है नीचे की ओर। और मेरा ये मानना है, ये स्थिति मिड टर्म में, शॉर्ट और मिड टर्म में इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। बट जहां तक हम देख रहे हैं, जिस हिसाब से सिचुएशन से बाजार निकल रहा है और जो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति है, पोजीशन जो हम देख रहे हैं, वो काफी हद तक पॉजिटिविटी दर्शाती है लॉन्ग टर्म की तरफ देखते हुए। अब कौन से सेगमेंट है या कौन से सेक्टर है या कौन सी बातें हैं जो इस बाजार को इस तरह की स्थिति दे रहा है, तो हम हमेशा से देखते आए हैं। एक तो जियोपॉलिटिकल रीजन जो हम देख रहे हैं कि इतने समय से, अब तो काफी लंबा टाइम शुरू हो गया है। अगर वास्तव में देखा जाए, जो यूक्रेन और रशिया की एक स्थिति, वो अभी तक भी सुलझी नहीं है। और एक दूसरी नई स्थिति शुरू में देखने को पिछले कुछ दिनों से देखने को आ रही है, वो ये है चाइना और ताइवान की। अब ये दोनों स्थितियां इस तरह से हो रही है जो एक ओवरऑल डिस्कंफर्ट क्रिएट कर रही है इन जियो पॉलिटिकल स्थिति में। दूसरी बड़ी स्थिति जो आ रही है वर्ल्ड ओवर, अगर हम देखें, तो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। और इन्फ्लेशन के नंबर्स अगर हम देखें तो वर्ल्ड में सभी जगह काफी हाई है। और इन्फ्लेशन के साथ साथ बात होती जा रही है रिसेशन की। तो आई थिंक ये एक अगेन एक असमंजस सी स्थिति आती है। तो जब तक ये इन्फ्लेशन के नंबर्स में या रिसेशन की साइड में एक बहुत बड़ी क्लैरिटी नहीं आएगी, वो आई थिंक बाजार इसी तरह से सेंटिमेंट्स पे या इन नंबर्स के ऊपर रिएक्ट करेगा। तीसरी बात आती है इन सब के कारण ग्रोथ की। अब वर्ल्ड ग्रोथ भी जो हम देख रहे हैं और जो नंबर आते हैं सामने, वो काफी डिफरेंट आते हैं और वो काफी लो आते हैं। हमेशा हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोथ जो है इम्पैक्ट करेगी। और उसी तरह से अगर हम देखें वेरियस इकोनॉमी की ग्रोथ को देखते हुए, इकोनॉमिक ग्रोथ को देख रहे हैं, तो वहाँ नंबर काफी नीचे आ रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे बन रहे हैं कि जब जब ये नंबर डिक्लेयर होते हैं, जब जब ये नंबर सामने आते हैं, तो एडवर्स रिएक्ट कर जाते हैं मार्केट। और एडवर्स करने के कारण एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स इस मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। इसलिए हम ऊपर और नीचे इन मार्केट्स को देख रहे हैं, क्योंकि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है, वो वर्ल्ड से डिफरेंट नहीं हो सकती। हमारी जो मार्केट्स हैं, उसको हम कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से नहीं देख सकते। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन उनका इम्पैक्ट इन मार्केट पे हो सकता है, कम या ज्यादा इज अ डिफरेंट इशू बेस्ड ऑन आवर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमी। बट लार्जली उनके इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेंगे और वो आएंगे। जी, तो अभी जो उतार-चढ़ाव चल रहा है, क्या वो ये वोलेटिलिटी मोस्टली इम्पोर्टेड है? मतलब अमेरिकी बाज़ार में जब हम देखते हैं, वहाँ बड़ा कुछ उलटफेर हो गया, तो उसके बाद यहाँ के बाज़ार भी थोड़ा गिर जाते हैं। फिर अपने यहाँ की डोमेस्टिक सिचुएशन देखते हैं कि हमारी इकॉनमी तो सब ठीक है, हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ हमारी अच्छी चल रही है, तो फिर हम चिंता क्यों कर रहे हैं? तो फिर बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ से
कुछ कमज़ोरी दिखती है, फिर यहाँ से हम थोड़ा गिर जाते हैं। मतलब उधर देखते हैं तो फिर गिरते हैं, और वापस अपने ज़मीन देखते हैं कि हमारी ज़मीन मजबूत है, तो फिर हम उठने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो इम्पैक्ट हमारे बाजारों पे है, वेरी क्लियरली वो है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे इकोनॉमिक पैरामीटर्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो उनके इम्पैक्ट यहाँ पे आते हैं। चाहे वो ऑयल प्राइसेस हो, चाहे वो इन्फ्लेशन रिसेशन हो, चाहे वो जियो पॉलिटिकल रीजन हो, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ से परस्पेक्टिव हो। सो आई थिंक ये इम्पैक्ट आते हैं और आते रहेंगे। अभी आपने वापस एक नया देखना चालू कर दिया, चाइना की इकोनॉमी जो है, अब वहां पे थोड़े से वापस लॉकडाउन होना है। एक बड़ी सिटी अगेन कंप्लीटली मेजर लॉकडाउन की तरफ जा रही है, एंड दे वांट जीरो कोविड पॉलिसी, एंड दे आर फॉलोइंग स्टिल जीरो कोविड पॉलिसी। तो अब उनके जो इम्पैक्ट आने हैं, जो आ रहे हैं, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनका इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी में होगा, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होगा, और वो सेम इम्पैक्ट परकोलेट डाउन द लाइन हमारी इकोनॉमी में भी आएगा। उसको हम बिल्कुल भी नजरअंदाज या अलूफ नहीं कर सकते। हाँ, हमारी इकोनॉमी की जो पॉजिटिव फैक्टर हैं, वो जब ये इन इम्पैक्ट में थोड़ा सा कमी आता है या इन सेंटिमेंट्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखता है, तो हमारी इकोनॉमी के कारण हम एक डिफरेंट वे में आगे की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाते हैं। जी। तो फिर वे आउट क्या है? और दूसरी चीज़ ये कि क्या हम कॉम्प्लिसेंट हो सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे यहाँ तो सब ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सारी दुनिया में दिक्कत बढ़ेगी, मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन है, यूरोप में इन्फ्लेशन है, यूरोज़ोन का ताज़ा आंकड़ा 9% से ऊपर का है, इंग्लैंड में बुरा हाल है, अमेरिका में 9-10% के आसपास इन्फ्लेशन चल रहा है। सब जगह अगर दिक्कत है, तो फिर हम उससे बचे हुए कैसे रह सकते हैं? हमारा इन्फ्लेशन भी बड़ी जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा, ये उम्मीद लगाना तो फिर मतलब कोई सही या एक लॉजिकल थिंकिंग नहीं होगी। अगर ग्लोबल ग्रोथ पर कहीं सवाल है, अगर चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर के सवाल है, तो इंडिया क्या एक आइसोलेटेड आइलैंड बनकर के बचा रह सकता है क्या इस तूफान में? देखिए, दो चीज है। इस तूफान के असर इंडिया पे होगा, वो जरूर होगा। इम्पैक्ट कितना होगा वो देखने की बात है। क्या है कि वर्ल्ड में अगर हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के बेस पे अगर हमारी अर्थव्यवस्था चल निकली, तो हमारी लोकल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। बट जो वर्ल्ड इकोनॉमी में जो गड़बड़ियां चल रही है, जो 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 चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, आई थिंक वो टू दैट एक्सटेंट कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी की, हमारी अर्थव्यवस्था को भी डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि एक्सपोर्ट्स में डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा, इंपोर्ट्स में डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा, या और कई तरीके से, जैसे ऑयल प्राइसेस हैं। अब ऑयल प्राइसेस अगर वापस बढ़ने लगी, तो हमने देखा कि जब 130, 135, $140 के ऑयल प्राइसेस चले गए, तो हमारे यहाँ पे काफी इम्पैक्ट थे, हमारे इंपोर्ट्स काफी बढ़ने लगे। आज की तारीख में भी अगर हम देखें, तो जो 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 हमारी डेफिसिट है, वो इसलिए बढ़ गई क्योंकि इंपोर्ट्स ऑफ ऑयल ज्यादा बढ़ गए। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था में करेगा। बट टू दैट एक्सटेंट हम अलूफ रह सकते हैं कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था डिस्पाइट दोज फैक्टर्स चल रही है और पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रही है, तो आई थिंक इम्पैक्ट ऑफ दोज थिंग ऑन अवर इकोनॉमी और कॉमन मैन कम होगा। तो जो 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 घटबढ़ है, तो जो घटने की साइड है मार्केट से रिलेटेड, या कैपिटल मार्केट की मैं बात करूं, तो जो घटने की साइड है उस पे इम्पैक्ट रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू अदर इकोनॉमी या अदर वर्ल्ड कंट्रीज वो कम कम नजर आएगा। हमको उस तरह से देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूं। अब अगर हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन के नंबर हम देख रहे हैं, वो अगर कंपेयर करें दूसरी इकोनॉमी से, तो अभी अगर मैं G20 की बात करूं, तो अबाउट 12 से 13 कंट्रीज हमारे से ज्यादा इन्फ्लेशन नंबर हैं, और अबाउट 6 या 7 कंट्रीज ऐसी हैं जो हमारे से कम कम इन्फ्लेशन है। बट ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं इन परसेंटेज, जो कि जनरलाइज वहां की एवरेज इन्फ्लेशन है, उससे ज्यादा अगर हम कितने उन कंट्रीज में देखना शुरू करें कि कितना परसेंट ज्यादा दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में ऑन एन एवरेज बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नंबर नहीं है। हमारी एवरेज इन्फ्लेशन जो पास्ट के रिकॉर्ड से देखें, तो वो एक पॉजिटिव साइन है बेसिकली। और अदर वे राउंड भी देखूं, तो इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर हम छठे या 7वें नंबर पे हैं इन G20 के सिचुएशन में,
तो भी एक पॉजिटिव साइन है। तो इम्पैक्ट ऑफ दैट इन्फ्लेशन टू द एक्सटेंट ऑफ दोज 13 कंट्रीज आर गोइंग टू बी लेस, टू द एक्सटेंट ऑफ दोज 6-7 कंट्रीज जहां पे हमसे कम इन्फ्लेशन है बट एवरेज इन्फ्लेशन से अगर ज्यादा है, तो आई थिंक आई एम मच बेटर ऑफ. So impact of that specific criteria is going to be little lesser is my view. And I think हमको यही देखना चाहिए कि वरी होना चाहिए कि नहीं, तो बहुत ज्यादा वरी नहीं होना चाहिए. कॉशियस रहना चाहिए कि नहीं, तो हाँ कॉशियस जरूर हमको रहना पड़ेगा कि हर मुद्दे में हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कैसा बिहेव कर रही है, हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, हमारी कंपनियां कैसे ग्रो कर रही है. क्योंकि कंपनियों की ग्रोथ के बेस पे ही हमारे फाइनेंशियल मार्केट चलते हैं. तो कंपनियों की ग्रोथ को हमको डेफिनेटली नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, पर कॉशियसली उनकी तरफ देखना चाहिए. जी बिल्कुल प्रदीप जी, एक तो अर्थव्यवस्था की हालत और कंपनियों की वृद्धि, ये तो महत्वपूर्ण मानक है ही, मानदंड है ही, जिसके हिसाब से बाजार चलेगा. लेकिन बाजार और जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा चलता है या रुकता है वो है कि पैसा कहाँ से आ रहा है या कहाँ से निकल रहा है. तो उसमें दो बड़े खेमे हैं. एक तो हमारे विदेशी बंधु हैं, FII, FPI जिनको हम कहते हैं. बीच में रूठे हुए थे, 8-9 महीने रूठे रहे, फिर अब वापस आना शुरू हुए. उसी बीच में ये वॉलेटिलिटी बाजार की बढ़ गई है. तो इस वॉलेटिलिटी के बीच में उनका इनफ्लो बना रहेगा या रुकेगा, आपका अंदाजा क्या है? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं. हमारे जो दो मेन फैक्टर हैं, FII और डोमेस्टिक, राइट. एंड डोमेस्टिक को मैं दो भागों में बांट दूं. कई लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ के डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड एंड इंस्टीट्यूशंस और रिटेल पब्लिक, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिटेल पब्लिक का, रिटेल जनता का भी काफी बड़ा पार्टिसिपेशन रहता है इन बाजारों में. तो अगर इन सबको मैं देखूं, तो अगर हम पिछला समय देखें, जिस समय की जैसा आपने कहा, मैं आपको सामने बताता हूं कि फ्रॉम अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर में हमारे यहाँ से FII नेगेटिव फ्लो हुआ करीब 1,12,648 करोड़ का. और अगर मैं डोमेस्टिक की तरफ देखूं, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके अगेंस्ट में करीब 1,37,800 करोड़ के आसपास. तो नेट जब FII आउटफ्लो हो रहा था, तब हमारी डोमेस्टिक संस्थाएं या यहाँ के लोकल निवेशक काफी पॉजिटिव थे और उन्होंने काफी पैसा निवेश किया. और नेट रिजल्ट क्या हुआ? समवेयर डाउन द लाइन पॉजिटिव इनफ्लो हुआ इन मार्केट्स में, मतलब निवेश आया इन मार्केट्स में. तो ये एक डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच या मनी फ्लो का मिसमैच होता रहेगा और हो सकता है. अब पिछले 2 महीने का देखूं, तो जितना पैसा पहले 3 महीने में यहां से निकला अप्रैल में जून में, उसका मोर देन 50% और 50% एटलीस्ट पिछले 2 महीने में आ गया. आज इस महीने का अगस्त का अगर मैं FI फ्लो देखूं, तो ऑलमोस्ट 56,900 करीब 57,000 करोड़ के आसपास का पैसा आ गया. तो आई थिंक ये उहापोह चलती रहेगी. और ये क्यों होता है? देखिए, किसी टाइम पे, किसी समय में जब वो नेगेटिव हुए, जब वो ओवरबॉट सिचुएशन में थे, तो उन्होंने पैसा निकाला, FII की जहां तक मैं बात करूं. और आज की तारीख में उनको लगा कि ओ वी हैव मिस्ड द बस, एंड व्हेन दे हैव रियलाइज्ड कि दिस इज द मार्केट व्हिच इज वाइब्रेंट, मोर लिक्विड, एंड यहाँ पे स्टेबिलिटी है और ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो अगेन वी हैव स्टार्टेड सीइंग दिस इनफ्लो. तो ये इनफ्लो आउटफ्लो एक ऐसा गेम है जो हमेशा होता रहेगा. और पॉजिटिव साइन ये है, अगर मैं पिछले मतलब 8 या 10 साल पहले से इस दशक को मैं कंपेयर करूं, इस दशक को पिछले दशकों से मैं कंपेयर करूं, तो पहले हमारे यहाँ पे लार्जली FI का आउटफ्लो होता था तो मार्केट काफी डाउनफॉल होता था. इस समय ऐसा नहीं हुआ. हमने देखा कि डाउनफॉल हुआ तो वापस इंप्रूव भी हो गया. सो आई थिंक ये बहुत एक अच्छा वाइब्रेंट एंड हेल्दी मार्केट क्रिएट हुआ है और ये वहां पर होता रहेगा. और आगे वाले समय में जब मार्केट में ये उठापटक रहेगी या अनसर्टेनिटी रहेगी या वॉलेटिलिटी रहेगी, तो भी मेरा ये मानना है FI का फ्लो मोर और लेस पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा. किसी महीने में कम पॉजिटिव रहेगा, किसी महीने में ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, किसी महीने में हो सकता है नेगेटिव भी रहे, बट ऑन एन एवरेज मेरा ये मानना है पॉजिटिव फ्लो इस तौर रहेगा हमेशा, क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेड है. अगर हमारे यहाँ के जो लोकल मार्केट है अगर पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, तो मनी ऑलवेज चेज रिटर्न्स, और दैट रिटर्न विल ऑलवेज बी coming, that flow will always be coming towards the returns.
पीछे क्यों गया था? पीछे ये लगने लगा कि रिस्क वर्सेस रिटर्न में अमेरिकन मार्केट में या डेट मार्केट में रिस्क कम है पर रिटर्न ज्यादा है, तो पीपल हैव स्टार्टेड इन विड्रॉइंग द मनी। नाउ ये लगने लगा कि आगे ओवरऑल सिग्नल में भी अगर हमारे मार्केट्स पॉजिटिव रिटर्न देंगे इन कंपैरिजन टू एनी अदर वर्ल्ड मार्केट, तो मनी फ्लो वापस मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। जी। और जो ये डोमेस्टिक रिटेल है, हमारे यहाँ के जो अपने खुदरा निवेशक भाई बंधु हैं, 2020 में बड़ा उत्साह दिखाया उन्होंने। मतलब शुरू में तो डरे थे जब कोरोना का प्रकोप आया था, लेकिन उसके बाद जब बाजार चलना शुरू हुआ तो उन्होंने एकदम लपक लिया इसे। 2021 में बहुत उत्साह दिखा, लेकिन आंकड़े शायद दिखा रहे हैं कि 2022 में वो कुछ ठंडे पड़े। आप खुद भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अपने ब्रोकरेज में। क्या दिख रहा है अभी, मतलब उनका उत्साह ठंडा क्यों पड़ा है बीच में? देखिए राजीव जी, इसमें जो 2020 जो एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन बनी थी कोविड और कोविड के दौरान, राइट, 19 से मार्च 19 के मार्च 20 और 21, आई थिंक ये 2 साल ऐसे थे जब इनिशियली लोगों को काफी भय था, उनके पास सर्वाइवल का इशू था। धीरे धीरे जब ये लगने लगा कि सर्वाइवर में जो उनके खुद के बिजनेसेस हैं वहां पे रिटर्न कम आ रहे हैं, या ऐसे निवेश उनके जहां पे फिक्स डिपॉजिट में थे वहां पे रिटर्न कम आ रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे उनको कमाने की इच्छा थी, और ये मार्केट में काफी गिरने के बाद उनको लगा कि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे निवेश करके हमारे रिटर्न बेटर या बेहतरीन हो सकते हैं। तो वो सारा पैसा, तो मेरा ये मानना है पोस्ट कोविड इरा में, ड्यूरिंग कोविड इरा में, पोस्ट कोविड नहीं, ड्यूरिंग कोविड इरा में और कोविड की इमीडिएटली बाद, कोविड आउट ब्रेक होने के इमीडिएटली बाद मार्केट गिरा, और गिरने के बाद जैसे ही संभलना शुरू हुआ तो उस समय लोगों के पास दो तरह के पैसे आए, इस बाजार में दो तरह के पैसे आए। एक तो जितना भी फिक्स डिपॉजिट में था, जहां की डिपॉजिट की रेट्स कम थी और इन मार्केट में रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, वो पैसा इनफ्लो हुआ। नए जितने भी लोग हैं फिक्स डिपॉजिट की जगह, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, वो फिक्स डिपॉजिट की जगह इन मार्केट को देखने लगी। और दूसरा, जितनी भी वर्किंग कैपिटल थी, जो स्मॉल एंड मिड लेवल की कंपनियां, जो 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 वर्किंग कैपिटल में उनका निवेश था या उनका पैसा लगा हुआ था, वो ऑल ऑफ सडन फ्री हो गया। अब वो वर्किंग कैपिटल वहां लग नहीं रही थी क्योंकि बिजनेसेस बंद थे ड्यूरिंग कोविड पीरियड। तो वो बिजनेसेस के जो पैसा फ्री हुआ, तो उन्होंने उस वर्किंग कैपिटल के पैसे को भी यहाँ पे निवेश करना शुरू किया। तो ये तीन फैक्टर मिलके इस बाजार में काफी निवेशक में, जो हम खुदरा बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के निवेशक इस बाजार में आना शुरू हुए, और वो उन्होंने काफी उत्साह दिखाया। एंड फॉर्चुनेट ये रहे कि जब यहाँ पे निवेश बाजार वहां से जो बड़ा हमने देखा, वो बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया, तो उन्होंने अपने को उस पीरियड में अच्छा निवेश भी निकाला। अब धीरे धीरे जब कंपनियां या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चालू हुई और ये वापस एक्टिविटीज बनने लगी, और अभी थोड़ा सा जब इंटरेस्ट रेट साइकिल थोड़ा मूव हुआ, तो इंटरेस्ट रेट में भी थोड़ा इजाफा हुआ। आज की तारीख में आप देख रहे हैं फिक्स डिपॉजिट में बैंकों ने दरें बढ़ाई है, तो करीब करीब 6-6.5% का रिटर्न निकलने लगा, तो कुछ लोग वहां पे जाने लगे। तो ये, और यहाँ पे चूंकि क्लैरिटी नहीं है, और यहाँ पे ग्रोथ चूंकि इस साल में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा नहीं होगी, और एप्रिसिएशन या रिटर्न उस तरह से नहीं होंगे, तो वो यहां से थोड़ा सा निकल के अपने आप को स्प्रेड करने लगे, और वो पैसा जो 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 कंपनियों से आया, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आया, वो पैसा वापस अपने खुद के बिजनेसेस में जाने लगा, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ने लगी, तो वो वहां पे पैसा निकलने लगा। तो दैट इज व्हाट द इम्पैक्ट यू आर सीइंग फ्रॉम ए रिटेल और प्रोबेबली खुदरा निवेशक के पर्सपेक्टिव से, विच इज गोइंग टू प्रोबेबली स्टेबलाइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और मेरा ये मानना है जब फिक्स डिपॉजिट वापस रुकने लगेगी, इंटरेस्ट रेट स्थिर होने लगेगी, और वापस लोगों को यहाँ पे रिटर्न ज्यादा बेटर रखने लगेंगे, तो फिर वापस फ्लो विल स्टार्ट हैपनिंग ग्रेजुअली और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, श्योरली यहाँ पे आना शुरू होगा। जी। तो अब मोटी बात ये कि एक निवेशक को जो आपको अभी सुन रहा है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी उसे करना क्या है बाजार में? क्योंकि इस उतार चढ़ाव के चक्कर में एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, उसमें तो वो कंफ्यूज्ड है कि पैसा लगाएं या निकाल लें। मेरी हमेशा निवेशकों को यही सलाह रहती है, अगर वो निवेशक है तो उसको लॉन्ग टर्म देखना चाहिए, और लॉन्ग टर्म 6 महीना 1 साल से नहीं होता, लॉन्ग टर्म का पीरियड
3 साल, 5 साल, 10 साल होता है। और इनफैक्ट निवेशक अगर जो है उसको अपनी एक पूरी प्लानिंग करनी चाहिए कि मेरे को लंबे, क्योंकि यहां से इस बाजार से वास्तव में उसको कॉन्स्टेंटली कमाना है, तो उसको प्लानिंग करके इस बाजार में कॉन्स्टेंटली निवेश करते रहना चाहिए और करना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट। हमने हमेशा से ये एक स्टैटिस्टिक्स शो की है और दर्शाई है कि हमने जितनी भी स्टडी की और स्टैटिस्टिक्स हमें दर्शाती है कि हमने किसी भी मार्केट में इस बाजार में निवेश किया है, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म पे 20 साल में, 30 साल में, 10 साल में, 5 साल में उस निवेशक ने कमाया ही है। तो उसको लॉन्ग टर्म देखते हुए इस बाजार में हमेशा निवेश करते रहना चाहिए और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की तरफ कम ध्यान देना चाहिए। एक स्टैटिस्टिक्स एक स्टडी हुई है जो कि पिछले कई सालों से न केवल यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट्स के मद्देनजर रखते हुए भी ये स्टैटिस्टिक्स प्रूव हुई है कि जिसने अपना ध्यान एक एसेट अलोकेशन करते हुए एक स्पेसिफिक वे में कॉन्स्टेंटली मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो उसको इन बाजारों ने प्रॉपर एंड लॉन्ग टर्म रे में रिटर्न पॉजिटिव दिया है और पॉजिटिव रिटर्न ओवर एनी उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट किया है, उनकी इन्फ्लेशन को बीट करते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट उन्होंने इन बाजारों से कमाए हैं, जो कि कोई भी अदर एसेट क्लासेस, चाहे वो डेट हो या एनी अदर क्लासेस से, एनी अदर क्लासेस है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो गोल्ड हो, उससे बेटर रिटर्न इन बाजारों ने दिया है और ये हमेशा से देते रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो निवेशकों के लिए तो हमारी यही सलाह है कि उनको इन बाजारों में निवेशित रहना चाहिए और कॉन्स्टेंटली अगर उनके पास फ्लो आ रहा है तो लॉन्ग टर्म देखते हुए निवेश करते रहना चाहिए। जी, एसेट एलोकेशन के हिसाब से जो आप जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ बदलाव अभी आप देख रहे हैं कि अगले साल 2 साल में जिस तरह से इक्विटी डेट इन सब का मूवमेंट होने वाला है, उसके मद्देनज़र कहीं पर रद्द-बदल की, फेरबदल की ज़रूरत लगती है आपको? ऐसा एसेट एलोकेशन एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है जो कि हमारी 20 और 30 साल की स्थिति को, प्लानिंग को दर्शाती है, राइट? तो एसेट एलोकेशन दो बातों पे, एक तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे बनती है और एट द सेम टाइम हमारी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के ऊपर बनती है। तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी क्या होती है? मेंटल कितनी हम रिस्क ले सकते हैं और फाइनेंशियल हम कितनी रिस्क ले सकते हैं, उसके बेस पे एक एसेट एलोकेशन प्लान बनता है और उस प्लान को हमको स्टैटिक रखना चाहिए। मुद्दा क्या होता है, बाजार हर एसेट क्लास में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टाइप से ग्रो करते हैं। तो रीबैलेंसिंग एक ऐसी स्थिति है जो कि हमको हर साल देखनी चाहिए कि हमको कितना परसेंट रीबैलेंस करना है। वो जी, रीबैलेंस उसी अर्थ में पूछ रहा था कि अभी कहीं कुछ रीबैलेंसिंग करनी है या नहीं? डेफिनेटली लोगों ने पीछे, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल किसी ने, एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, किसी ने 50% इक्विटी में एलोकेट किया और 50% डेट में किया, तो पिछले सालों में वो 50% से जो है मिसमैच हुआ होगा, 60% इक्विटी की तरफ गया होगा और 40% डेट की तरफ गया होगा। तो रीअलोकेशन और रीबैलेंसिंग हमेशा उसको करनी चाहिए अगर उसने 50-50 का लॉन्ग टर्म प्लान बना रखा है, या 60-40 का बना रखा है और 60 वाला 65 या 70 हुआ है, तो डेफिनेटली टू द एक्सटेंट ऑफ 5% रीबैलेंसिंग करनी चाहिए। दैट्स व्हाट एन एसेट एलोकेशन थ्योरी सजेस्ट एंड दैट्स व्हाट वन शुड फॉलो फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो आपकी अगर एसेट एलोकेशन, जो भी आपने एसेट एलोकेशन की है, उसमें अगर मिसमैच हुआ है मोर देन 6% से 5% से 10% से ज्यादा, तो 5 से 10% से ज्यादा, तो उसको रीबैलेंस करके वापस अपनी ओरिजिनल प्लानिंग में लानी चाहिए, चाहे वो डेट साइड में ज्यादा हो, चाहे वो इक्विटी साइड में। जी। अच्छा, अभी बाजार में पसंद क्या आ रहा है आपको? सेक्टर वाइज, इंडिविजुअल स्टॉक्स, कहीं पर अगर आप नाम लेना चाहें? तो सेक्टर वाइज आई थिंक राजीव जी, मैं निवेशकों को बताना चाहूंगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर एक ऐसा है जो अब तक नहीं परफॉर्म किया है, और हम देखें और हमको बिलीफ है कि, और मेरा ये मानना है कि इकोनॉमी ग्रो करेगी, मेरा ये मानना है कि कॉर्पोरेट लेवल पे अच्छी होगी, और जिस हिसाब से हमने अभी देखना शुरू किया है इस बाजार में कि जो 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 क्रेडिट ग्रोथ है वो काफी हद तक इम्प्रूव हुई है, तो मेरा ये मानना है फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर शुड परफॉर्म रियली वेल। दूसरा, जिस हिसाब से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दे रही है और जिस हिसाब से पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो रहा है,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बिग स्टोरी विच इज गोइंग टू हैपन, एंड उस तरफ देखना चाहिए कि ये हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक मेरे को ये लगता है कि कंज्यूमर रिलेटेड स्टोरी, कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरी भी कॉन्स्टेंटली ग्रो करेगी। तो ये दो तीन सेक्टर है। चौथा जो सेक्टर है जो है आईटी का सेक्टर है। अब आईटी सेक्टर में अब तक बहुत ज्यादा बढ़त नहीं देखने को मिली। लोगों को भय था कि वहां पे बिजनेस आएगा नहीं आएगा, ग्रोथ होगी नहीं होगी, काम होंगे नहीं होंगे। बट आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कॉन्स्टेंटली एक स्पेसिफिक रेट से ग्रो करता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो वहां पे भी लोगों को ध्यान देना चाहिए और उसमें निवेश करना चाहिए। तो ये 3-4 सेक्टर जैसा मैंने कहा, वहां पे मुझे लगता है कि काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, एंड लॉन्ग टर्म डेफिनेटली पॉजिटिव मिलता है। क्योंकि ऑल अदर सेक्टर की बात करें जो कि कैपिटल गुड्स है या कैपिटल से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं या पावर सेक्टर है, तो वहां पे कांस्टेंट ग्रो हो रही है। बट वहां पे वैल्यूएशन ऑलरेडी एक स्टेज पे है, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, वहां पे भी ग्रोथ आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। बट इन कंपैरिजन टू वैल्यूएशन अगर मैं देखूं तो ये सेक्टर अभी आने वाले 2 सालों में अच्छा करने चाहिए, ये मेरा मानना है जी। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने नाम लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में एक तरह से सदाबहार कहानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना ही है। सरकार बहुत ध्यान दे रही है, खर्चा कर रही है, रोड बनते हुए सब तरफ दिख रहे हैं, रेल नेटवर्क काफ़ी बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना भी विस्तार हो सकता है सरकार अपनी ओर से कर रही है, वो सब कुछ दिखता है, लेकिन बाजार में पैसे बनते हुए नहीं दिखते हैं। बाजार में पैसा अगर आप देखें तो जैसा ये है कि कई बार बाजार में शॉर्ट टर्मिश व्यू आ जाते हैं। देखिए इंटरमिटेंटली सेक्टर वाइज देखें तो जब कोविड का इतना चल रहा था, लोगों को भय था काफी कि उनकी हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होगी, तो पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग एट हेल्थ सेक्टर, एंड वास्तव में वहां पे काफी ग्रोथ आई, वास्तव में वहां पे एप्रिसिएशन भी काफी हुआ। अब वो एप्रिसिएशन इस लेवल पे पहुंच गया कि वहां के वैल्यूएशन थोड़े से आउट परफॉर्म कर गए दूसरे सेक्टर से। अब सवाल ये कि पीछे चूंकि आउट परफॉर्म कर गए तो वो वापस रिएक्ट करके नेगेटिव पॉजिटिव साइड में आने शुरू होंगे। इसी तरह हमने देखा कम्युनिकेशन एक सेक्टर था, उसमें काफी तेजी से बढ़त देखने को मिली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब वहां पे भी एक ठहराव सा आएगा, क्योंकि हर हर सेक्टर एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद एक कांस्टेंट ग्रोथ के पाथ में चलने लगेगा और चलता है। तो वो कांस्टेंट ग्रोथ के पाथ में चलता है तो वैल्यूएशन का जो मिसमैच है वो ऑटोमेटिकली आएगा। या तो वहां पे वैल्यूएशन स्टैटिक होंगे या थोड़े कम होंगे, और दूसरे सेक्टर जहां पे वैल्यूएशन ऑलरेडी कम है उनमें वैल्यूएशन बेटर होगा, मतलब वहां पे निवेश आना शुरू होगा। पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट दैट। सो ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है बाजार का, और वो हमेशा देखने को मिलता है। तो मेरा मानना ये है कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कारण वेरियस इम्पैक्ट आने शुरू होंगे इन कंपनी में, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में हमको देखने मिलेंगे, पीपल विल कैन नॉट ओवरलुक, और वो वैल्यूएशन कैचिंग एक्सरसाइज डेफिनेटली उन सेक्टर्स में, उन स्टॉक्स में आनी शुरू होगी। जी। और इसी तरह से आपने आईटी का नाम लिया, तो क्या यहाँ पर आप एक तरह से कॉन्ट्रा व्यू लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि बाजार मोटे तौर पे अभी आईटी को लेकर के बहुत उत्साह में नहीं है? मेरा ये मानना आईटी सेक्टर अच्छा करेगा, क्योंकि अगर ग्रोथ आनी है तो आईटी इज वन थिंग विच इज गोइंग टू हैव अ कांस्टेंट इम्पैक्ट। आईटी सेक्टर में एक दूसरा फ्रॉम ए डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव कई बार देखने को मिल जाता है कि हमारा रूपी डॉलर कोरिलेशन, तो जब भी हमारा रूपी डेप्रिशिएट होने लगता है या रूपी एप्रिशिएट होने लगता है, उसका कोरिलेशन कई बार आईटी सेक्टर में देखने को मिलता है। या हमको ये देखने को मिलता है कि कई बार वर्ल्ड इकोनॉमी एज ए थिंग, वहां पे अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में या वहां पे सर्विस सेक्टर में ग्रोथ नहीं आई तो प्रोबेबली यहाँ पे देखने को मिलता है। बट ओवरऑल ये सेंटिमेंटल है, और मेरे को ये लगता है कि आईटी सेक्टर में ग्रोथ आएगी, ऐसा मेरा मानना है। जी। और आपने चुनिंदा शेयरों के नाम नहीं लिए हैं, शायद वहां पर आप बचना चाहते हैं। As a matter of philosophy, I would always like to restrict myself towards that issue. जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन Sector is something which we keep on talking, and मैं definitely बताता रहूंगा। देखिए इस समय जो स्टोरी है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम सेक्टर में काफी ग्रोथ आएगी, और ग्रोथ के बेस पे, वैल्यूएशन के बेस पे वहां पे स्टोरीज बनेगी। तो हमको देखना ये कि इस सेक्टर में ये देखने के साथ साथ
कुछ एक दूसरे सेक्टर जहां पे स्टोरीज, उन स्टॉक्स को देखनी जरूरी है जहां पे वैल्यूएशन कम कैचअप हुए हैं, उन स्टॉक्स को थोड़ा सा हमको नजरअंदाज करना चाहिए या मॉनिटरिंग में डालना चाहिए जहां पे वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई हो गए. सो दैट्स अ कोरिलेशन आई कैन प्रोबेबली जी। से. सो वो एनालिस्ट के हिसाब से लोगों को देखना चाहिए.